हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 साइंस के न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन का ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में ना हम लोग न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, न्यूटन ने क्या किया था बच्चे, न्यूटन ने ना 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था। ये है बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये है यहाँ पर सेकेंड लॉ, और ये है बच्चे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ना डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोला क्या जा रहा है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बोला जा रहा है ना बच्चे, इसको समझिएगा। तो देखिए बच्चे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बोलोगे सर समझ में नहीं आई, क्या बोलना चाह रहा है, तो बच्चे समझाते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है ना कि जब भी रेट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, रेट, इट मीन हम लोग को टाइम से करना है डिवाइड, उसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो बोला जा रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर से ऐसे समझिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। ये बच्चे बोलने का मतलब ये है ना बच्चे, समझिएगा यहाँ पर कि ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल क्या रहा है। तो बच्चे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ना हम लोग निकालते हैं, डेराइव करते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए आता कैसे है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम लोग क्या करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए कैलकुलेट करते हैं, डेराइव करते हैं डेरिवेशन को। तो अब हम लोग सीखते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए आता कैसे है। चलिए हम लोग डेराइव करते हैं F इज इक्वल टू एम ए को। तो हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, m है। ये मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, u है। ठीक है, आगे इट इज ऐसे करके बोलोगे कि इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, मतलब कि ये मूव करते करते क्या हो गया बच्चे, ये ऑब्जेक्ट का मास m था ना, ये क्या हो गया, v हो गया। तो बोलोगे सर ये v कैसे हुआ, तो बच्चे ये जो हुआ ना, ये ना t टाइम में हुआ है। और ये कब हुआ है, ये तब हुआ है ना जब हम लोगों ने क्या किया है, इस पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F, इस पे हम लोगों ने F फोर्स लगाया है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना वो u से क्या हो गया बच्चे, v हो गया है t टाइम में। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी बच्चे क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका अगर मास होता है और वो मूव करता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा और वो मूव करेगा तो उसमें आ जाएगा बच्चे मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो हम लोग इसका निकालते हैं मोमेंटम। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट अभी m ऑब्जेक्ट है, ये अभी u के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि ना मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल p होता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मतलब कि अभी ये क्या कर रहा है, u के स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनिशियल को बोलते हैं कि P1 क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। मास इसका m है, वेलोसिटी क्या है बच्चे, इसका u है। फिर जब हम लोगों ने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया है। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बच्चे, फाइनल हो गया। तो फाइनल को बोल देंगे P2। तो इसका मास तो अभी भी m ही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया बच्चे, u से v हो गया है। तो आई थिंक आप लोग को ये दो लाइन समझ में आया होगा। तो अब बोलेंगे ना कि हम लोग को निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज हमेशा क्या होता है बच्चे, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर लिखा हूँ कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है बच्चे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चे, फाइनल है हमारा P2 और माइनस इनिशियल क्या है बच्चे, P1 है। तो P2 का वैल्यू क्या है बच्चे, P2 का वैल्यू है mv, यहाँ पर mv लिख दिया गया है। P1 का वैल्यू क्या है, mu। यहाँ पे दोनों में क्या है, m कॉमन है, तो यहाँ से m हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चे, कॉमन निकाल दिया है। अब देखिएगा यहाँ से दोनों में m कॉमन निकाल दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा था ना कि ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देखिए यहाँ पर बोल रहा था ऐसे करके समझिएगा। यहाँ पर बोल रहा था ना, ये देखिए यहाँ पर समझिएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखाया हुआ है, यही लिखाया हुआ है कि यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इसका हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल दिए। तो हम लोग क्या कर दिए, इसको टाइम से डिवाइड कर दिए। तो जो ये चेंज ऑफ मोमेंटम था, इसको हम लोगों ने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग बोलेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। तो बोला जा रहा है
कि जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर एफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है, ये साइन हो गया। और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है बच्चे, इतना है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए बच्चे आगे समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एफ इज इक्वल टू बच्चे इतना आ गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब भी बच्चे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं ना तो एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हमारे इस केस में हमारा कांस्टेंट क्या है बच्चे, के है, और हमारे यहाँ पर इक्वल का साइन लग गया है। तो के क्या है बच्चे, के कौन बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए ना कि बच्चे कि न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना उससे क्या हम लोग बोल सकते हैं, उससे बोल सकते हैं ना कि ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि v, ये प्लस में u है, इस साइड आएगा तो माइनस में u इज इक्वल टू ए टी। हम लोग क्या करेंगे, a को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर v माइनस यू, ये t मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की जगह हम लोग लिख सकते हैं, a की जगह हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर देखिए v माइनस यू बाई टी की जगह क्या हम लोग लिख दिए हैं, a लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, a लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, f इज इक्वल टू के एम ए। और हम लोगों ने देखा ना कि बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने बताया ना कि के का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो के का वैल्यू यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। तो मतलब कि ऐसे करके बोल दिया गया है कि f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एम ए। तो 1 मल्टीप्लाई एम ए क्या होता है, f इज इक्वल टू एम ए होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चे, इस तरीके से हमारा f इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला डेराइव हो गया है। ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।